नमस्कार दर्शकों, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से सीनियर डेमोस्ट्रेटर और सीनियर रेजिडेंट के लिए वेरियस डिपार्टमेंट में, ठीक है, कॉलेज के वेरियस डिपार्टमेंट में वैकेंसीज आई हैं। और ये रेजिडेंसी स्कीम के अंडर है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा अप्रूव्ड एक आपका स्कीम है, जो कि 3 साल की रहने वाली है। तो इसमें जो है आपका 3 साल का टेन्योर रहेगा, ठीक है। और जो इसकी लास्ट डेट है आपके अप्लाई करने की, वो है 16 अक्टूबर 2024 या 2 वीक्स फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द एडवर्टीजमेंट इन द एम्प्लॉयमेंट न्यूज़, ठीक है। तो मतलब 16 अक्टूबर आपकी लास्ट डेट है। और बाकी जो डिटेल है इसकी कि आपको ये अप्लाई कैसे करना है, तो ये अप्लाई आपको ऑनलाइन करना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड, ठीक है। तो ऑनलाइन अप्लाई करना है और इसके लिए आपको क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, आपकी एलिजिबिलिटी इसमें क्या रहेगी, सभी कुछ हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं कि कौन कौन से डिपार्टमेंट में ये आपकी एप्लीकेशन आई है या वैकेंसीज आई हैं। तो पहला जो डिपार्टमेंट है हमारा वो है एनेस्थीसियोलॉजी, जिसमें टोटल 6 वैकेंसी हैं और जिसमें से अनरिजर्व्ड के लिए 5 है, ओबीसी के लिए 1 है, ठीक है। और फिर नेक्स्ट जो डिपार्टमेंट है वो एनाटॉमी का है, जिसमें टोटल 7 वैकेंसी हैं। उसमें से 3 अनरिजर्व्ड के लिए है, 1 है ओबीसी के लिए, 1 है एससी के लिए, 1 ही है एसटी के लिए और 1 ही है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। फिर नेक्स्ट डिपार्टमेंट हमारा बायोकेमिस्ट्री का है, जिसमें टोटल 6 वैकेंसी हैं। उसमें से अनरिजर्व्ड के लिए 2 है, ओबीसी के लिए भी 2 है, एससी के लिए 2 है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट डिपार्टमेंट है कम्युनिटी मेडिसिन का, जिसमें टोटल 7 वैकेंसीज हैं और उसमें से अनरिजर्व्ड के लिए 3 है, ओबीसी के लिए 2 है, एससी के लिए 1 है और ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है। नेक्स्ट डिपार्टमेंट है डर्मेटोलॉजी एंड वेनरोलॉजी में, जिसमें टोटल 3 वैकेंसी हैं आपकी और उसमें से 1 अनरिजर्व्ड के लिए, 1 ओबीसी के लिए है और 1 एसटी के लिए है। नेक्स्ट है फॉरेंसिक मेडिसिन का डिपार्टमेंट, जिसमें टोटल 5 वैकेंसी है। उसमें से अनरिजर्व्ड के लिए 2 है और ओबीसी के लिए 2 है। और ये जो हैशटैग है, हैशटैग का मतलब बैकलॉग वैकेंसीज हैं ये, ठीक है। तो ये जो 2 ओबीसी के लिए है वो बैकलॉग में है, एसटी के लिए भी बैकलॉग में है, 1 ही है वो। और नेक्स्ट डिपार्टमेंट है हमारा जनरल मेडिसिन की है, जिसमें टोटल 5 वैकेंसी है। उसमें से 2 अनरिजर्व्ड के लिए है, 1 ओबीसी के लिए है जो बैकलॉग के अंडर है और 1 है आपकी एससी के लिए और 1 ही है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। फिर नेक्स्ट डिपार्टमेंट है जनरल सर्जरी का, जिसमें टोटल 5 वैकेंसी आपकी हैं। उसमें से अनरिजर्व्ड के लिए 2 हैं, 2 ओबीसी के लिए है और ये बैकलॉग के अंडर है, फिर 1 ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए है। माइक्रोबायोलॉजी की बात करें तो उसमें टोटल आपकी 7 वैकेंसी आई हुई हैं। उसमें से 3 है अनरिजर्व्ड के लिए, 2 है ओबीसी के लिए, 1 है एससी के लिए और 1 ही है आपकी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। फिर नेक्स्ट है ऑब्स एंड गायनी का जो आपका डिपार्टमेंट है, उसमें टोटल 4 वैकेंसी है और उसमें अनरिजर्व्ड के लिए देखो 1 भी नहीं है, ओबीसी के लिए है 1, एससी के लिए है 1, एसटी के लिए 1 है जो कि बैकलॉग के अंडर है और ईडब्ल्यूएस के लिए भी 1 ही है। फिर ऑप्थेमोलॉजी डिपार्टमेंट है नेक्स्ट, और उसमें टोटल 2 वैकेंसी है और दोनों ही अनरिजर्व्ड के अंदर है। और ऑर्थोपेडिक्स की बात करें तो उसमें टोटल 2 वैकेंसी है। उसमें से 1 है ओबीसी के लिए, 1 है एससी के लिए। फिर नेक्स्ट हमारा डिपार्टमेंट है ऑटो राइनो लैरिंगोलॉजी का, जिसमें टोटल आपकी वैकेंसी आई है 3। उसमें से 1 है अनरिजर्व्ड के लिए, 1 है ओबीसी के लिए और 1 है पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए। फिर पीडियाट्रिक्स की जो आपकी डिपार्टमेंट है, उसमें टोटल 4 वैकेंसी है आपकी। उसमें से 1 है अनरिजर्व्ड के लिए, 1 है ओबीसी के लिए, 1 है एससी के लिए जो कि बैकलॉग में है और 1 ही है एसटी के लिए। फिर आपका नेक्स्ट डिपार्टमेंट है डेंटिस्ट्री, पीडोडोंटिक्स एंड प्रिवेंटिव डेंटिस्ट्री यूनिट, ठीक है, ये आपका डिपार्टमेंट है। उसमें टोटल 1 आपकी वैकेंसी है और वो आपकी अनरिजर्व्ड के लिए है। फिर पैथोलॉजी का डिपार्टमेंट है, उसमें टोटल 11 वैकेंसी है। उसमें से 4 है अनरिजर्व्ड के लिए, 3 है ओबीसी के लिए और जिसमें से 2 आपकी बैकलॉग में है और 2 है एससी के लिए। और इसमें से 1 आपकी बैकलॉग के लिए है, 1 है एसटी के लिए और 1 है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। फिर हमारा नेक्स्ट जो डिपार्टमेंट है वो है फार्माकोलॉजी का, उसमें टोटल 6 वैकेंसी है। उसमें से 2 है अनरिजर्व्ड के लिए, फिर नेक्स्ट डिपार्टमेंट है हमारा फार्माकोलॉजी, फिर नेक्स्ट डिपार्टमेंट है हमारा फार्माकोलॉजी, उसमें टोटल 6 वैकेंसी आई हैं। उसमें से 3 है अनरिजर्व्ड के लिए, 2 है ओबीसी के लिए, 1 है एससी के लिए। फिर नेक्स्ट है फिजियोलॉजी का डिपार्टमेंट, टोटल 8 वैकेंसी आई हैं इसमें, जिसमें से 1 है अनरिजर्व्ड के लिए, 2 है ओबीसी के लिए, 1 है एससी के लिए जो बैकलॉग में है और 1 है एसटी के लिए वो भी बैकलॉग में है और 1 है आपकी ईडब्ल्यूएस के लिए और 2 है पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं जो कि साइकेट्री का आपका डिपार्टमेंट है, उसमें 1 ही वैकेंसी है, वो भी आपकी ओबीसी की कैटेगरी में है। फिर रेडियो डायग्नोसिस का जो आपका डिपार्टमेंट है, उसमें टोटल 2 वैकेंसी आई हैं। उसमें से 1 है अनरिजर्व्ड के लिए और 1 है एससी के लिए जो कि बैकलॉग में है। फिर रेस्पिरेटरी मेडिसिन की जो डिपार्टमेंट है, उसमें 1 वैकेंसी है टोटल, वो अनरिजर्व्ड के लिए है। फिर आगे हम बात करते हैं, अब हम इसकी क्वालिफिकेशन देखेंगे, क्वालिफिकेशन पे स्केल, एज और अच्छा, इन सभी डिपार्टमेंट में आपकी पोस्टिंग एज ए डेमोन्स्ट्रेटर्स या सीनियर रेजिडेंट के रूप में होगी, ठीक है। तो पोस्ट आपकी क्या है, डेमोन्स्ट्रेटर या सीनियर रेजिडेंट की। अब हम बात करते हैं इसकी क्वालिफिकेशन और बाकी चीज़ों की। तो द मिनिमम क्वालिफिकेशन जो आपको चाहिए फॉर द सिलेक्शन ऑफ सीनियर डेमोन्स्ट्रेटर या सीनियर रेजिडेंट इन एनी स्पेशलिटी हैविंग पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, ठीक है, आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए, पीजी होना चाहिए और या फिर डिप्लोमा होना चाहिए इन द कंसर्न स्पेशलिटी। इफ सच कैंडिडेट आर नॉट अवेलेबल इन एनी पर्टिकुलर स्पेशलिटी अदर विदाउट पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन मे बी कंसिडर्ड फॉर सिलेक्शन। सबसे अच्छी बात है इसमें, मतलब बढ़िया बात है एकदम, कि अगर
पीजी के स्टूडेंट नहीं मिल पाते, पीजी के कैंडिडेट नहीं मिल पाते, तो जिन्होंने पीजी नहीं की है, ठीक है, सिर्फ डिप्लोमा किया है या बैचलर्स की है या जो मतलब पीजी से नीचे की डिग्री की है, उन्हें इस पोस्ट के लिए कंसीडर किया जाएगा इन सभी डिपार्टमेंट में, कंसर्न डिपार्टमेंट में, ठीक है। तो सिंपली आपसे पोस्ट ग्रेजुएट ही मांगा है और कुछ भी नहीं मांगा, ना एक्सपीरियंस मांगा, ना आपको कोई इंटर्नशिप मांगी, कुछ भी नहीं मांगा। आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए या फिर डिप्लोमा होना चाहिए। फिर नेक्स्ट हम बात करें फॉर डिपार्टमेंट्स ऑफ एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी, पर्सन विद एमएससी मेडिकल इन द कंसर्न सब्जेक्ट में ऑल्सो अप्लाई। तो इन सभी जो भी ये सब्जेक्ट है कंसर्न सब्जेक्ट, उसमें अगर आपने एमएससी की है मेडिकल में तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एमएससी वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिर पे स्केल की बात करें फॉर कैंडिडेट पोजेसिंग पीजी डिग्री या फिर डिप्लोमा मेडिकल क्वालिफिकेशन, उसके लिए आपको जो पे लेवल होगा वो 11 होगा और उसके साथ ही आपको अलाउंस भी मिलेंगे, ठीक है। और जो कैंडिडेट एमबीबीएस किए हुए हैं, एमबीबीएस की है, सिर्फ उन्होंने एमबीबीएस की है, उनका लेवल 10 रहने वाला है और उसमें भी आपको अलाउंस मिलेंगे ही मिलेंगे। फिर नेक्स्ट है फॉर कैंडिडेट पोजेसिंग नॉन मेडिकल क्वालिफिकेशन, जिन्होंने मेडिकल क्वालिफिकेशन नहीं ली है उनको जो पे लेवल रहेगा वो 7 रहेगा, उसमें भी आपको अलाउंस दिए जाएंगे। फिर नेक्स्ट हम बात करें एज लिमिट की, तो आपकी जो एज लिमिट है वो 40 साल तक होनी चाहिए, यानी अपर एज लिमिट आपकी 40 साल है इन केस ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट एंड पोस्ट डॉक्टोरल डिग्री होल्डर्स। और एज लिमिट रिलैक्सेबल रहेगी फॉर एससी, एसटी, ओबीसी और पीडब्ल्यूडी एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स एप्लीकेबल फ्रॉम टाइम टू टाइम। फिर द एज लिमिट, क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस फॉर ऑल द पोस्ट शैल बी डिटरमाइंड एज ऑन द क्लोजिंग डेट, यानी 16 अक्टूबर से आपकी डेट काउंट होगी। तो हम अब आगे बात करें द टेन्योर ऑफ सीनियर रेजिडेंसी शैल बी 3 years। द एप्लीकेशन ऑफ पर्सन हु इज ऑलरेडी वर्किंग एज सीनियर डेमोन्स्ट्रेटर या सीनियर रेजिडेंट इन ए सेंट्रल इंस्टीट्यूट या हॉस्पिटल may be considered for appointment as senior demonstrator and senior resident only if his application is received through proper channel। तो पहली बात तो टेन्योर मैंने आपको बताया 3 साल का है इसमें, ठीक है। और दूसरी बात इसमें यह है कि जो भी व्यक्ति पहले सीनियर डेमोन्स्ट्रेटर या सीनियर रेजिडेंट के रूप में सेंट्रल इंस्टीट्यूट या हॉस्पिटल में काम कर चुके हैं या कर रहे हैं तो उन्हें भी अपॉइंटमेंट के लिए कंसिडर किया जाएगा, बशर्ते वो प्रॉपर चैनल के थ्रू अप्लाई करें, यानी एनओसी या जो भी उनका जो हॉस्पिटल है, इंस्टीट्यूशन है, जैसे भी अलाउ करता है दूसरे इंस्टीट्यूट या हॉस्पिटल को ज्वाइन करने के लिए, वो चैनल आप फॉलो करते हुए इसमें अप्लाई करें। और द टोटल पीरियड हाउ एवर शुड नॉट एक्सीड द मैक्सिमम पीरियड ऑफ सीनियर रेजिडेंसी ऑफ 3 years। तो आप ये पॉइंट समझ गए हैं अच्छे से। अब हम आगे बात करें जनरल इंस्ट्रक्शन फॉर एप्लीकेंट। और द एप्लीकेंट इज रिक्वायर्ड टू अटैच कॉपीज ऑफ एप्लीकेबल सर्टिफिकेट्स इन सपोर्ट ऑफ हिज या हर ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड ऑल्सो ब्रिंग ऑल ओरिजिनल सर्टिफिकेट एंड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स सेल्फ अटेस्टेड विच आर लिस्टेड इन एनेक्सर 1 एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। तो इसमें जो आपका सिलेक्शन है वो इंटरव्यू के बेस पर होना है और जब आप इसमें इंटरव्यू देने जाएंगे तो आप अपने ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेके जाएंगे, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी लेके जाएंगे, आप इनको फोटोकॉपी भी करा के लेके जाएंगे और वो सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए। फिर एप्लीकेंट्स आर एडवाइज टू फिल देयर कंप्लीट, करेक्ट एंड एक्टिव ईमेल एड्रेस इन देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एज ऑल द कॉरेस्पॉन्डेंस इंक्लूडिंग इंटरव्यू लेटर विल बी सेंट बाय द कॉलेज थ्रू ईमेल ओनली। तो आपको सिर्फ ईमेल के थ्रू ही ये इंटरव्यू का कॉल लेटर आपको देंगे, तो करेक्टली अपनी डिटेल डालना। और आगे बात करें तो इसमें बताया कि लास्ट मिनट के रश को अवॉइड करने के लिए आप जल्दी अप्लाई कर लें, ठीक है, वेट ना करें। आगे बात करें रिजर्वेशन की, तो मैंने आपको बता दिया आपको रिजर्वेशन इसमें मिलेगा। ओबीसी में नॉन क्रीमी लेयर को मिलता है और एप्लीकेशन फ़ीस शुड बी पेड ऑनलाइन, तो इसमें आपको एप्लीकेशन फ़ीस भी देनी है और जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो 500 रुपये की है अनरिजर्व ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। और साथ में नो एप्लीकेशन फ़ी विल बी चार्ज फ्रॉम एप्लीकेंट फ्रॉम एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी एंड वुमेन एप्लीकेंट। तो जो भी कैंडिडेट एससी है, एसटी है, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के हैं और वुमेन हैं, उनको कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं देनी। फिर नेक्स्ट बात करें एप्लीकेशन विद इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन और विदाउट रिक्विजिट फीस शैल बी रिजेक्टेड। तो फीस आपको देनी है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको देनी है और अगर आपने एक बार फीस दे दी तो वो रिफंड नहीं की जाएगी किसी भी हाल में। फिर नेक्स्ट हम बात करें तो कॉन्सिक्वेंस अपॉन एडॉप्शन ऑफ सेल्फ सर्टिफिकेशन प्रोविजन एज रिक्वायर्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द कॉलेज शैल प्रोसेस द एप्लीकेशन एंटायरली ऑन द बेसिस ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो जो भी आप इन्फॉर्मेशन देंगे उसी के लिए आपका वो होगा अपॉइंटमेंट, तो ठीक से और जेन्युइन अपनी सारी चीज़ें देनी है आपको। नेक्स्ट हम बात करें तो द एप्लीकेंट आर रिक्वायर्ड टू सबमिट मैट्रिकुलेशन यानी 10th स्टैंडर्ड और इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट इंडिकेटिंग डेट ऑफ बर्थ, यानी डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट आपको इसमें देना है जो कि 10th का मार्कशीट होती है जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ मेंशन होती है। अगर आपने अलग से कोई अपना डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट बनाया है तो वो भी आप इसमें सबमिट कर सकते हैं। और मार्कशीट ऑफ मैट्रिकुलेशन 10th स्टैंडर्ड और इक्विवेलेंट इशूड बाय सेंट्रल स्टेट बोर्ड इंडिकेटिंग डेट ऑफ बर्थ इन सपोर्ट ऑफ क्लेम ऑफ एज। तो एज के लिए आपको अपना 10th का सर्टिफिकेट अपलोड करना है। 10th का कर दीजिए, अगर आपके पास 10th तो सभी के पास होगी ही होगी, तो 10th का कर दीजिए और उसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ इंक्लूडेड होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट बात करें हम
एप्लीकेंट सर्विंग इन गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी PSU इंक्लूडिंग बोर्ड ऑटोनोमस बॉडीज आर रिक्वायर्ड टू सबमिट नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। आपको NOC देना है अगर आप अभी सर्विस में हैं किसी गवर्नमेंट के या PSU के फ्रॉम द एम्प्लॉयर एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू के टाइम पर अपना NOC देना है। द NOC शुड आल्सो इंडिकेट द विजिलेंस क्लियरेंस फ्रॉम द पेरेंट डिपार्टमेंट। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें द कैंडिडेट कॉल्ड फॉर इंटरव्यू शुड रिपोर्ट अलॉन्ग विद द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। ये सभी डॉक्यूमेंट है जो आपको इंटरव्यू के टाइम पर लेके जाने हैं। अब हम बात करें तो क्या क्या डॉक्यूमेंट है ये। कॉपी ऑफ प्रिंट आउट ऑफ ऑनलाइन सबमिटेड एप्लीकेशन फॉर्म। जो भी आपने एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट किया है उसका आपको प्रिंट आउट लेके जाना है। ड्यूली साइंड बाय कैंडिडेट, आपको साइन करके लेके जाना है अलॉन्ग विद 1 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। ठीक है, तो एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको उस पर चिपकानी है और लेके जाना है। ऑल द सर्टिफिकेट टेस्टिमोनियल्स इन ओरिजिनल एज पर एनेक्सर 1, सारे ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपको लेके जाने हैं। वैलिड ID लेके जानी है जिसमें आपकी फोटो हो, आधार हो या वोटर ID हो या ड्राइविंग लाइसेंस हो या पासपोर्ट हो। फिर ए सेट ऑफ सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ सर्टिफिकेट्स टेस्टिमोनियल्स विद रिस्पेक्ट टू क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एंड कैटेगरी एज एप्लीकेबल इंडिकेटेड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ड्यूली क्लैरिफाइड बाय द एप्लीकेंट शुड बी सबमिटेड एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। तो आपको अपने सभी डॉक्यूमेंट के सेल्फ अटेस्टेड को फोटोकॉपी करके सभी डॉक्यूमेंट को फोटोकॉपी करके सेल्फ अटेस्ट करके लेके जाना है। और अगर आप कैटेगरी से भर रहे हैं तो कैटेगरी का सर्टिफिकेट भी आपको अपने साथ लेके जाना है। एज में रिलैक्सेशन चाहिए तो वो भी आपको लेके जाना है, जो कि SC या ST है, आपका कैटेगरी का ही सर्टिफिकेट काम में आ जाता है। अगर अलग से कुछ है तो वो भी आप लेके जा सकते हैं। तो बात करें आगे तो आपको TADA नहीं दिया जाएगा इंटरव्यू अटेंड करने के लिए। द डिसीजन ऑफ कॉलेज इन ऑल मैटर शैल बी फाइनल। तो ये तो है ही कि कॉलेज का ही डिसीजन फाइनल रहने वाला है। नेक्स्ट हम बात करें कि इन केस ऑफ एनी inadvertent mistake in the process of selection which may be detected at any stage even after issuance of offer letter, the college reserve right to modify, withdraw, cancel any communication made to the applicant। तो ये जनरल इंस्ट्रक्शन जो हर एक नोटिफिकेशन में आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट हम बात करें द लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ द फॉर्म बी स्पेसिफाइड इन द एडवर्टीजमेंट। तो ये मैंने आपको बता दी लास्ट डेट क्या है इसकी। और एनी डिस्प्यूट रिगार्डिंग, तो ये दिल्ली की आपकी पोजीशन रहने वाली है, दिल्ली में आपकी पोस्टिंग होगी। ठीक है, तो आगे बात करते हैं। ये हमारा सारा आपका कवर कर लिया है हमने इंपॉर्टेंट चीज़ें। और यह है आपका एनेक्सर 1 जिसमें सभी आपके डॉक्यूमेंट बताए गए हैं क्या क्या आपको लेके जाना है जो भी एप्लीकेबल होता है। तो बात करें पहले तो प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, मैंने आपको बताया 10th का सर्टिफिकेट, MBBS की डिग्री, PG अटेम्प्ट सर्टिफिकेट लेके जाना है आपको, PG डिग्री, डिप्लोमा, DNB प्रोविजन पास सर्टिफिकेट फ्रॉम यूनिवर्सिटी, 3 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर आपके पास है, क्योंकि एक्सपीरियंस का इसमें जिक्र नहीं है, लेकिन अगर आपने लिया है तो वेल एंड गुड। फिर आपको क्या लेके जाना है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, दिल्ली मेडिकल काउंसिल, डेंटल काउंसिल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेके जाना है फॉर PG एक्नॉलेजमेंट ऑफ एप्लीकेशन। प्रूफ ऑफ पब्लिकेशन लेके जानी है, प्रेजेंटिंग पेपर इन कॉन्फ्रेंस, केस रिपोर्ट इफ एनी, अगर कोई है तो। कास्ट सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है, इफ एप्लीकेबल PWD, OBC, EWS जो भी आपका एप्लीकेबल हो रहा है वो लेके जाना है। फिर NOC लेके जानी है अगर आप सर्विस में है। फिर प्रूफ ऑफ ऑनलाइन पेमेंट भी लेके जाना है, जो भी आप पेमेंट करेंगे उसका प्रिंट आउट निकाल कर आपको लेके जानी है। एनी अदर सर्टिफिकेट जो भी आपका लागू रहता है वो लेके जाना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप इसकी लिस्ट बना लें या इसका प्रिंट आउट लेके सबको टिक मार्क करके जो भी आपके पास है सब लेके जाना है, कुछ मत भूलना इंटरव्यू देने जाना है तो। और इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और फ्यूचर में आपको वैकेंसीज़ की अपडेट्स चाहिए रेगुलरली तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।